everybody, welcome back to another video. This is the unit 3 of cyber security जिसका नाम है टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन साइबर क्राइम। अब तक हमने देखा साइबर क्राइम क्या होता है, उसको आप कैसे करते हो, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स आपकी चीज़ों को कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब हम पहले 2 यूनिट्स में कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपको वो चेक करना है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना के डाले हुए हैं। ऑल्सो इनके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो येस, लेट्स बिगिन विद दिस यूनिट, दैट इज द थर्ड यूनिट विच इज टूल्स एंड मेथड। सो पहली बात, अलग अलग चीज़ें होती हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अलग अलग टूल्स, अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं कोई भी साइबर क्राइम करने के लिए। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम बेसिकली एक इलीगल एक्टिविटी होती है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी आप कर रहे हो टेक्नोलॉजी, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनका यूज़ करते हुए, तो दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। अब अलग अलग टूल्स और मेथड्स पे साइबर क्रिमिनल्स रिलाई करते हैं जिसकी वजह से वो हमारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। पहला टूल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉक्सी सर्वर्स या एनोनिमाइजर्स। प्रॉक्सी सर्वर जो होते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं जो यूजर और इंटरनेट के बीच में होते हैं। जब कोई भी यूजर रिक्वेस्ट भेजता है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे, तो प्रॉक्सी उस रिक्वेस्ट को उस यूजर के बिहाफ पे उस वहां तक पहुंचाता है। ठीक, तो डिटेल में मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स जो होते हैं बेसिकली सर्वर कोई भी एक ऐसी साइट होती है जिसके थ्रू आप कोई डेटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हो। सो सपोज़ ये आप हो एंड ये कोई भी साइट है XYZ जहाँ से आप कोई इमेज डाउनलोड करना चाहते हो। तो जब आपको कोई इमेज डाउनलोड करनी होती है तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो उस साइट को कि हाँ मुझे ये वाली इमेज डाउनलोड करनी है। फिर जो इमेज जो वेबसाइट होती है वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करके आपको वो इमेज या जो भी आपको डाउनलोड करना है उसकी एक्सेस दे देती है। तो अब ये जो वेबसाइट होगी इसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका नाम और आपका IP एड्रेस, सारी डिटेल्स होंगी। बट इन केस अगर आप चाहते हो कि जो वेबसाइट है उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली ये नॉर्मल वेबसाइट पे इमेज डाउनलोड करने के लिए खुद उसको एक्सेस नहीं करोगे, बीच में एक सर्वर बनाओगे और आप उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे कि मुझे एक इमेज डाउनलोड करनी है। फिर वो सर्वर इस वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये वाली इमेज डाउनलोड करो। वो वेबसाइट उस सर्वर को वो इमेज एक्सेस करके वापस देगी, रिक्वेस्ट अप्रूव करके। ठीक, वो सर्वर फिर आपको वो इमेज दे देगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो सर्वर है उसका एड्रेस जाएगा इस वेबसाइट के पास। वेबसाइट को लगेगा कि कोई XYZ, कोई ABC इंसान है या कोई ABC सर्वर है, वो मेरे से इस चीज़ को एक्सेस करना चाहता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के पास स्टोर होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपकी सारी डिटेल्स जो होंगी वो सेफ रहेंगी। तो इस तरीके से आप प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करके कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। प्रॉक्सी सर्वर का फ़ायदा ये होता है कि आपकी डायरेक्टली कोई भी डिटेल ना जाके उस सर्वर की जाएगी। प्रॉक्सी मीन्स डुप्लीकेट, उस डुप्लीकेट सर्वर की जाएगी जिससे आप वो चीज़ एक्सेस करना चाहते हो। सो ये होती है प्रॉक्सी सर्वर्स और इसका साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यस। तो अब हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर हमने देख लिया, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। पहला होता है वेब बेस्ड वेब प्रॉक्सी। वेब प्रॉक्सी इज बेसिकली आप किसी वेबसाइट के थ्रू कोई इस प्रॉक्सी सर्वर यूज करके कुछ चीज एक्सेस कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड वेब प्रॉक्सी। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी वो होता है जिसमें यूजर की IP एड्रेस जो होती है वो रिवील होती है, बट फिर भी वो क्या कहते हैं, मेन सोर्स की तरह नहीं दिखाती। जैसे मैं यूजर हूँ, मैंने कुछ चीज एक्सेस करी, कोई वेबसाइट एक्सेस करी, तो मेरी IP एड्रेस जो है वो दिखेगी, पर मैं एक मीडिएटर की तरह दिखूंगा एंड नॉट एज द सोल यूजर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो भी आपने उस वेबसाइट के थ्रू ली है। ठीक, फिर आता है अनोनिमस प्रॉक्सी। इसमें आपकी IP एड्रेस कंप्लीटली हाइड हो जाती है, आप कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन किसी तक भी नहीं पहुंचेगी। ठीक, रिवर्स प्रॉक्सी भी होता है। एक रिवर्स प्रॉक्सी जो होता है वो सर्वर की साइड पे काम करता है, क्लाइंट की साइड पे काम नहीं करता। ये रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट से भेजता है इनिशियल सर्वर्स को। ठीक, इसको क्रिमिनल्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें और फिशिंग वगैरह वाली चीजें कर सकें, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अब वो लोग साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इनको यूज क्यों करते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स को? पहली बात, उनके एनोनिमिटी के लिए, उनकी पहचान छुपी रहती है। इवेजन, वो सारे फायरवॉल, सारे फिल्टर्स जो भी आपने चीजें लगाई हुई हैं उन सबको आराम से बाईपास कर सकते हैं इनके थ्रू। परसिस्टेंस होता है, कंटिन्यूअसली वो अटैक कर सकते हैं। अगर एक प्रॉक्सी ब्लॉक भी हो गया तो वो किसी और प्रॉक्सी का यूज करके अटैक कर सकते हैं। और लेयर्ड प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि इतनी सारी सर्वर्स को वो यूज करते हैं तो उन तक पहुंचना मुश्किल है, सो इट इज अ लेयर्ड प्रोटेक्शन, तो वो इसलिए इनको यूज करते हैं।
फिर आते हैं एनोनिमाइजर्स। एनोनिमाइजर्स भी एक प्रॉक्सी सर्वर की तरह ही होते हैं। ये एक सर्विस या टूल कह सकते हो आप, जो यूजर की आइडेंटिटी को हाइड करें और उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी को भी कंप्लीटली हाइड करें। और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी वेबसाइट है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो इजीली जो ओरिजिन था, जो भी ओरिजिनल यूजर है, उस तक ना पहुंच सके, उसको ट्रेस ना कर सके। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ एनोनिमाइजर्स। पहला होता है वेब बेस्ड एनोनिमाइजर। वेब बेस्ड एनोनिमाइजर होता है कि आप एक वेबसाइट को मतलब एक्सेस कर रहे हो, और वो वेबसाइट नहीं खुल सकती है आपके एरिया में, या बैंड है या कुछ भी है, पर फिर भी आप उसे एक्सेस कर रहे हो किसी और वेबसाइट का यूज करते हुए, तो उसे कहते हैं वेब बेस्ड एनोनिमाइजर। ओके, फिर आते हैं वीपीएन, टॉर और प्रॉक्सी बेस्ड एनोनिमाइजर। प्रॉक्सी बेस्ड तो वही होते हैं जो प्रॉक्सी बेस्ड सर्वर होता है, एग्जैक्टली वही प्रॉक्सी बेस्ड एनोनिमाइजर्स होते हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं होता, बस इनका नाम डिफरेंट है। अब मैं आपको वीपीएन, वेबसाइट, वेब बेस्ड और टॉर समझाती हूँ एक बार डायग्राम के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वेब बेस्ड एनोनिमाइजर्स क्या होते हैं। वेब बेस्ड एनोनिमाइजर्स कुछ ऐसे होते हैं कि सपोज़ कोई भी वेबसाइट है XYZ, वो इंडिया में बैंड है, ठीक, पर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, ठीक, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट खोलोगे जिसका नाम सपोज़ ABC है, उसके अंदर जाके आप जो भी आपकी वेबसाइट आप एक्सेस करना चाहते हो, सपोज़ XYZ को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो उस ABC वेबसाइट के अंदर खोल के उस XYZ की टैब ओपन करोगे, जिससे आप XYZ को एक्सेस तो कर पाओगे, पर जो सर्वर्स हैं उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो एक्सेस किसने करी हुई है। तो वेब बेस्ड एनोनिमाइजर्स कुछ ऐसा काम करते हैं। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कोई भी आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाओ क्योंकि वो इंडिया में या किसी भी कंट्री में बैंड है। तो आप कोई भी एक कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो अपने अंदर बाकी और वेबसाइट्स को ओपन करने की परमिशन देती है। तो सपोज़ आपकी एक वेबसाइट है ABC, जो आपको अलाउ करती है कि आप कोई भी उसके अंदर वेबसाइट ओपन कर सकते हो, ठीक, तो आप उस ABC को खोलोगे, उसमें आपको उसके अंदर जाके जो भी आपको वेबसाइट चाहिए उसको आप टाइप करोगे और उसको एक्सेस कर पाओगे। तो जो ABC वेबसाइट होगी उसके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं होगी कि उसको कौन एक्सेस कर रहा है, उनको बस ये पता होगा कि कोई भी एक इंसान है जो इस वेबसाइट के थ्रू हमें एक्सेस कर रहा है, आपकी प्रॉपर डिटेल्स नहीं होंगी। ये बेसिकली तब काम आती है जब आपको कुछ चीज़ एक्सेस करनी है, पर वो किसी जगह पे या तो आप उसे किसी भी रीज़न से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या तो वो बैंड है, या उसकी एक्सेस नहीं है, या कुछ और रीज़न हो सकता है। तो ये होते हैं वेब बेस्ड एनोनिमाइजर्स, जहाँ पे आप अपनी एनोनिमिटी एनोनिमसली, मतलब अपनी पहचान छुपा के कोई भी चीज़ एक्सेस करते हो, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो। तो अभी हमने देखा कि प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। उसमें ये होता है कि आप कोई ABC इंसान है, वो किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहता है, किसी वेबसाइट को, तो वो एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा जो कि एक प्रॉक्सी सर्वर होगा। वो सर्वर उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा और वो इन्फॉर्मेशन वो इंसान एक्सेस कर पाएगा। पर जो हमारे VPN का केस होता है, जो हम VPN देखते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसमें क्या होता है कि सपोज़ आपने एक सर्वर को, एक सर्वर है ABC सर्वर, उसको आपने रिक्वेस्ट भेजी, उस सर्वर ने, फिर वो सर्वर जो है वो वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा, पर वो नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, वो एनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट भेजेगा। एनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट भेजेगा उससे, वेबसाइट उसे जो भी उसको चाहिए वो लाके देगी, एंड फिर वो आपको लाके वापस दे देगा जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि सपोज़ कुछ भी वेबसाइट है, मतलब आपने, किसी भी इंसान ने उस वेबसाइट पे कुछ इलीगल या फिर कुछ भी सस्पिशियस करा, तो फिर जो साइबर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो पुलिस होती है, जो भी बाकी अथॉरिटीज़ हैं, वो उस वेबसाइट ओनर के पास जाएंगी कि आपकी वेबसाइट पे ये सब कुछ हुआ है। तो फिर वो उससे एड्रेस मांगेगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे ली वो किस इंसान ने ली या क्या है उसका एड्रेस, हमें आप उसकी इन्फॉर्मेशन दो। तो वेबसाइट जो है वो सर्वर की एड्रेस देगी, जो प्रॉक्सी सर्वर आपने यूज़ किया, जिससे उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। अब अगर वो सर्वर तक पहुंच भी गए तो उन्हें पहली बात तो सर्वर का एड्रेस मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ये जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं इनका कुछ रियल एड्रेस नहीं होता, ये फेक सर्वर्स होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, तो वो उस एड्रेस तक पहुंच नहीं पाएंगे। पर अगर इन केस वो पहुंच भी गए कि वो सर्वर क्या है, कहाँ पे एक्सेस हुआ है, तो उस रिक्वेस्ट को या जो भी डेटा आपने एक्सेस किया है उसको खोलने के लिए उनको एक की ज़रूरत होती है। जब तक उस की को नहीं वो ढूंढ पाएंगे, उनके पास वो की नहीं होगी, वो कोई भी एक्शन जो इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू लिया गया है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इन केसेस में काफ़ी बार ये होता है कि कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें करनी होती हैं तो लोग प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ कर लेते हैं, या फिर इन केस आप कह सकते हो कि VPN का यूज़ कर लेते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का, जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स तक नहीं पहुंचती। वेबसाइट को उस प्रॉक्सी सर्वर या उस VPN का एड्रेस मिलता है जो कि इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड अगर एग्जिस्ट कर, मतलब पुलिस या किसी भी अथॉरिटी को मिल भी गया तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए उन्हें एक की चाहिए जो कि ईजिली मतलब नहीं होती किसी के पास, तो इसीलिए वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इसीलिए साइबर क्रिमिनल्स इन वीपीएन्स का यूज़ करते हैं या प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज़ करते हैं। ओके होता है कि आपने एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है, आप कुछ एक्सेस करना चाहते हो, तो आप एक सर्वर का यूज़ नहीं करते हो, आप मल्टीपल सर्वर्स का यूज़ करते हो उस वेबसाइट तक रिक्वेस्ट पहुंचाने के लिए। आपने सर्वर 1 को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर 1 ने सर्वर 2 को भेजी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, सर्वर 2 ने सर्वर 3 को भेजी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, एंड सो ऑन सो फोर्थ वेबसाइट तक वो रिक्वेस्ट पहुंच गई इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। फिर वेबसाइट ने वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने मांगी वो रिटर्न करी सर्वर 3 को, सर्वर 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 ने आपको दे दी। तो इस तरीके से मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ करते हैं जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ताकि जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, अगर वेबसाइट पे जाके कोई भी अथॉरिटी पूछती है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन किसने मांगी, तो क्योंकि वेबसाइट वाला बोलेगा कि उसने इस सर्वर को मांगी, तो पुलिस इस सर्वर के पास जाएगी। फिर ये सर्वर पे जाके उन्हें पता चलेगा कि वो तो किसी और सर्वर ने मांगी, तो वो किसी और सर्वर के पास जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स यूज़ करते हैं साइबर क्रिमिनल्स प्रॉक्सी सर्वर्स की, ताकि ईजिली उन तक ना पहुंचा जा सके। एंड इसको बोलते हैं अनियन रूटिंग। जैसे अनियन जो होती है उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो इस तरीके से वो मल्टीपल लेयर ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ करके कोई भी इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, एंड बिना की के कोई भी अथॉरिटी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती है। इन केस अगर कर भी लिया तो क्योंकि इतने सारे सर्वर्स थे, तो जो साइबर क्रिमिनल है उस तक पहुंचना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अनियन रूटिंग। होता है फिशिंग में बेसिकली होता है कि जो भी साइबर क्रिमिनल है वो कुछ ऐसे मतलब वो आपको फेक चीजें भेजेगा, फेक ईमेल भेजेगा, फेक एसएमएस भेजेगा। वो एक ऐसा इंसान बन के दिखाएगा जो वो एक्चुअल में नहीं है। वो डिस्गाइज करेगा अपने आप को एक एक ऐसे एंटिटी की तरह जो ट्रस्टवर्दी है। या तो वो सपोज बैंक के बिहाफ पे उसने आपको कोई एसएमएस भेजा, उसने आपको एसएमएस भेजा कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, इस तरीके से ऐड करते हुए कि वो बैंक के किसी डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड फिशिंग। जब कोई फ्रॉड अटेम्प्ट बनाए आपको आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। अब हम पहले यूनिट्स में भी कवर कर चुके हैं, आप वहां से भी इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एंड इसके कॉमन टेक्निक्स भी हम पढ़ चुके हैं। ईमेल फिशिंग, जहाँ पे आपको फेक ईमेल्स आए ये दिखाते हुए कि वो कहीं और से बात कर रहे हैं जो वो एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। एसएमएस फिशिंग, जिसे हम स्मिशिंग भी बोलते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें वो आपको फ्रॉड टेक्स्ट मैसेजेस भेजें कुछ अजीब सी लिंक के साथ, कुछ सस्पिशियस लिंक के साथ, जिन्हें आप क्लिक करो तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिस्क पे होती है। फिर आता है वॉइस फिशिंग, जिसे विशिंग बोलते हैं। इसमें अटैकर्स कॉल करते हैं विक्टिम्स को, ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि या तो वो कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहे हैं या वो कोई प्रॉपर ऑफिशियल हैं जिनके पास एक्सेस है आपको कॉल करने की, और वो आपसे ओटीपी मांग सकते हैं ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए, आपकी पर्सनल कार्ड डिटेल्स मांग सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे ले सकते हैं। फिर आते हैं फेक वेबसाइट्स। फेक वेबसाइट्स जो होती हैं, ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ऐसे दिखाती हैं कि वो रियल वेबसाइट्स हैं। जैसे आप हर चीज़ की डुप्लीकेसी आती है, जैसे नाइकी के जो ओरिजिनल शूज़ हैं उसकी कुछ कॉपी आ गई, NIKE की जगह NIKEE आ गया, तो वो भी एक फेक चीज़ है। सो ऐसे ही जब वेबसाइट्स मिमिक करें किसी ओरिजिनल वेबसाइट को, उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट, फेक वेबसाइट बनाएँ, दैट इज़ कॉल्ड फेक वेबसाइट, या ये भी एक तरीका है फिशिंग टेक्निक का। ठीक? सोशल मीडिया फिशिंग क्या होती है, जिसमें आप फेक प्रोफाइल्स बनाते हो, मैसेजेस भेजते हो और किसी और के आइडेंटिटी को आप यूज करते हो दिखाते हुए कि हम ये हैं, पर एक्चुअल में आप वो नहीं हो। सो दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया फिशिंग, जो आजकल बहुत कॉमन है एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सबसे बचाएं। फिर आता है कि फिशिंग काम कैसे करता है। फिशिंग सबसे पहले बेट क्रिएशन पे काम करता है। बेट क्रिएशन मतलब किसी को चारा डालना या किसी को किसी चीज के थ्रू फंसाना। सो दैट इज कॉल्ड अटैकर या तो फेक ईमेल भेजेंगे, वेबसाइट भेजेंगे, आपको कोई फेक एसएमएस भेजेंगे या कुछ और तरीके से आपको वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। फिर जब आप उस चीज़ के लिए फ़ॉल कर जाओगे, आप उसका शिकार बन जाओगे, तो वो आपको किसी और तरीके से रीच करेंगे। लाइक आप उन्होंने आपकी तरफ एक बेट फेंकी, उन्होंने आपको एक मेल भेजा, जिसमें ये लिखा था कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है क्योंकि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है या कुछ भी और तरीके से, और फिर उसके नीचे एक लिंक थी। तो जो उन्होंने आपको मेल भेजा, वो बेट क्रिएशन है। आपको वो लिंक भेजी, वो भी बेट क्रिएशन है। फिर विक्टिम को वो चीज़ मिल गई, वो मैसेज मिल गया आपको, तो वो डिलीवरी हो गई, मतलब उनकी जो बेट उन्होंने भेजी, वो डिलीवर हो गई अब विक्टिम जो है वो उस लिंक पे क्लिक कर देगा या अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देगा। सो वो होता है डिसेप्शन, वो थर्ड स्टेज होती है, वो होती है डिसेप्शन। फिर उस इन्फॉर्मेशन को जब विक्टिम ने डाल दिया तो डेटा कैप्चर हो गया, सो दैट इज़ द फोर्थ स्टेज। और फिर तो वो लास्टली एक्सप्लॉइट कर देते हैं आपके डेटा को, जो भी उन्होंने डेटा लिया है, वो किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। एग्जाम्पल क्या होते हैं, फेक बैंक ईमेल्स भेजते हैं, स्मिशिंग भी इसका बहुत कॉमनली सीन एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इससे आप अपने आप को प्रिवेंट कैसे करोगे? आप अपने आप को अवेयर रखोगे, आप ये चेक करोगे कि क्या जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो उसका यूआरएल ठीक है, वो खराब तो यूआरएल नहीं है, मतलब वो फेक वेबसाइट तो नहीं है। आप हर चीज़ में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओगे ताकि आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर मिले। आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करोगे, जिससे आप अपने आप को रिस्क पे रखने से बचा सकते हो।
फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? पासवर्ड क्रैकिंग होता है कि आप किसी का पासवर्ड गेस कर लो या रिकवर कर लो किसी भी तरीके से और फिर आप उसको यूज़ करो उसकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ करने के लिए। इसके कॉमन मेथड्स हैं ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी, रेनबो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। सो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक होता है ये बेसिकली हम कोडिंग में भी देखते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। जब हमें कोई भी एरर दे रखी होती है उसमें हमें हिट एंड ट्रायल करके एलिमेंट पता लगाना होता है तो उसे हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड। इसमें क्या होता है कि सपोज किसी यूजर का कुछ भी पासवर्ड है, ठीक, वो उसका 4 डिजिट का पासवर्ड है। दिस इज सपोज एक यूजर का पासवर्ड है 4 डिजिट का। अब जो भी साइबर क्रिमिनल होगा वो ट्राई करेगा, पहले 0 0 करके ट्राई करेगा, फिर 0, फिर 0 0 1 करके ट्राई करेगा। तो क्योंकि 4 डिजिट का क्या कहते हैं आपका पासवर्ड है, तो हो सकता है वो कुछ कुछ मतलब कुछ ट्रायल के बाद ही आपके पासवर्ड को पता लगा सके। सो इसीलिए इसे कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, जब आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हो जब तक आपको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता है। इसीलिए जो भी वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, जो जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि आप एक लॉन्ग पासवर्ड बनाओ। क्योंकि अगर 4 डिजिट का पासवर्ड है, 3 डिजिट का है, तो उसको क्रैक करने के लिए जो कॉम्बिनेशंस होंगी, वो कम लगेंगी। मतलब एक साइबर क्रिमिनल जल्दी आपका पासवर्ड एक्सेस कर पाएगा। पर अगर आपका पासवर्ड लंबा है, बड़ा है, ठीक, और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मिक्स है, उसमें नंबर्स, लेटर्स, सिंबल सब कुछ मिक्स्ड है, तो उसको वो क्रैक करने में टाइम लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए आपको अपने पासवर्ड जो होते हैं वो लंबे बनाने चाहिए। उसमें सिंबल्स यूज करो, जितना भी आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हो उतना करो पासवर्ड को, ताकि कोई भी इंसान उसको इजीली किसी भी तरीके से क्रैक ना कर पाए। एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कैप्चा का भी। आप किसी वेबसाइट पे या कोई भी अननोन, जैसे आप किसी और के अकाउंट को खोलने की कोशिश कर रहे हो, आप वो पासवर्ड ट्राई कर रहे हो, सारे पासवर्ड आपने ट्राई कर लिए, 4-5 बार आपने ट्राई किया, तो 4-5 बार ट्राई करने के बाद एक आपको एक कैप्चा आता है कि अब आपको वो कैप्चा फिल करना है। अब आपने, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो मशीन्स यूज़ करते हैं इस ब्रूट फोर्स अटैक को करवाने के लिए, क्योंकि उनके पास ना टाइम तो होता नहीं कि वो सारे पासवर्ड क्रैक करें, तो वो मशीन्स यूज़ करते हैं। अब एक मशीन तो कैप्चा फिल नहीं कर सकती है। तो ये इससे ये पता चलता है वेबसाइट को कि हाँ, एक इंसान इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कैप्चा यूज़ कराया जाता है। इसीलिए हमसे बोलते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं पासवर्ड्स हैं वो बड़े होने चाहिए और कॉम्बिनेशन होने चाहिए नंबर, सिंबल्स और लेटर्स का। ताकि हम अपने आप को ऐसे ब्रूट फोर्स अटैक्स या किसी भी और तरीके के अटैक से बचा सकें और ऐसा कोई भी साइबर क्राइम हमारे साथ इजीली ना हो। फिर आता है डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक क्या होता है? डिक्शनरी अटैक में बेसिकली आपके पास एक लिस्ट होती है जिसमें सारे पॉसिबल वर्ड्स होते हैं, जो पासवर्ड हो सकते हैं, आप उसको यूज़ करते हो क्रैक करने के लिए पासवर्ड। फिर आता है रेनबो टेबल अटैक। रेनबो टेबल अटैक में आपकी हैश वैल्यूज़ होती हैं जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप क्विकली मैच करते हो उनको पासवर्ड हैश से। उस तरीके से आप अपने आप को मतलब आप उसके पासवर्ड को इज़िली क्रैक कर सकते हो। ठीक, ये ब्रूट फ़ोर्स अटैक से थोड़ा ईज़ी होता है क्योंकि इसमें यूनिक हैश वैल्यूज़ होती हैं जिनको आप मैच करके उसके पासवर्ड का पता लगा सकते हो। अगर आपने हैशिंग थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको ईज़िली समझ में आएगा कि कैसे 2 यूनिक वैल्यूज़ को अ, जब आपको एक हैश वैल्यू पता होती है तो आपको उसकी लोकेशन पता करनी कितनी ईज़ी होती है। ठीक? तो इसी तरीके से जब उसको एक प्रॉपर हैश वैल्यू पता होती है, तो वो जो स्टोर्ड पासवर्ड्स होते हैं, वो भी हैश के फॉर्म में स्टोर्ड हैं। उनके पास भी एक हैश आइडेंटिटी है, तो वो उनको मैच करता है कि कौन-सी हैश आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो उस तरीके से वो पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रेनबो अटैक। फिर आता है हाइब्रिड अटैक। हाइब्रिड में डिक्शनरी और ब्रूट अटैक दोनों का यूज़ करके जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके पासवर्ड को पता लगा सकते हैं। वो नंबर भी ऐड करते हैं, सिंबल भी ऐड करते हैं डिक्शनरी वर्ड्स में, फिर आपके पासवर्ड को वो डिक्रिप्ट कर लेते हैं। फिर आता है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग मतलब आप पासवर्ड डाल रहे हो, आपके पीछे कोई खड़ा था, उसने आपके कंधे पे से आगे झुक के देख लिया आपका पासवर्ड क्या है। सो दैट इज़ कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग, जो कॉमनली पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में अपनी ओटीपी, पिन या जो भी आपके पासवर्ड्स हैं उनको आप ध्यान से सँभल के डालिए। फिर आता है की लॉगिंग। की लॉगिंग में अ, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होते हैं, उसमें कुछ की स्ट्रोक्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, जो पासवर्ड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक, ये सीक्रेटली इंस्टॉल करे जाते हैं किसी भी विक्टिम के डिवाइस पे। उस विक्टिम जो भी होता है, उसे पता नहीं होता कि उसके सॉफ्टवेयर में या उसके हार्डवेयर में कुछ की लॉगिंग का सिस्टम है, डला हुआ है। तो वो की स्ट्रोक्स के थ्रू पासवर्ड को सेव कर लेता है और फिर ईज़िली हैकर उसको एक्सेस कर पाता है। ठीक। अब अपने आप को आप इनसे बचाओगे कैसे? प्रिवेंशंस क्या होंगी इनकी? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, कॉम्प्लेक्स बनाओ पासवर्ड्स को, लंबे बनाओ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, पासवर्ड मैनेजर्स का यूज़ करो, ठीक? रेगुलर अपडेट, रेगुलरली चेक करो अपने पासवर्ड्स को, उनको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक की लॉगर्स। की लॉगर्स एक सर्विलेंस टूल होता है, या वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, जो हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास, जो भी आप टाइप करते हो। ठीक, वो हर की स्ट्रोक, मतलब हर की प जो भी आपने कीबोर्ड दबाई, जो भी की दबाई, उसके हर स्ट्रोक को, हर चीज़ को वो स्टोर करके रखता है अपने पास। तो साइबर क्रिमिनल्स इन की लॉगर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी पता लगा सकें।
ठीक, और आपको जो विक्टिम होता है उसको पता नहीं होता कि उसके सिस्टम में ऐसा कुछ इंस्टॉल्ड है। टाइप ऑफ कीलॉगर्स, पहला हार्डवेयर कीलॉगर। ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर या कीबोर्ड से अटैच्ड होते हैं। इसके टाइप क्या हो सकते हैं? कीबोर्ड अटैचमेंट्स, मतलब स्मॉल डिवाइसेस आपके कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में कोई प्लग कर देगा और फिर उसके थ्रू वो आपके चीज़ों को रिकॉर्ड करके यूज़ कर सकता है। यूएसबी कीलॉगर, यूएसबी पोर्ट्स में इंसर्ट करे जाते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके यूएसबी पोर्ट्स में ऐसे कुछ कीलॉगर इंस्टॉल कर देंगे। आप अपने की यूएसबी को अपने लैपटॉप या सिस्टम में लगाओगे और फिर वहां से आपका डेटा स्टील कर लेंगे। वायरलेस, वायरलेस में वो आपके अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, सिग्नल्स का यूज़ करते हुए अलग-अलग चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। वो आपके कोई यूएसबी उसमें यूज़ नहीं करते, कोई कीबोर्ड अटैचमेंट यूज़ नहीं करते, दे आर वायरलेस। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर कीलॉगर्स। सॉफ्टवेयर कीलॉगर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डिवाइस पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं सीक्रेटली, मैलिशियस लिंक के थ्रू, मैलिशियस डॉक्यूमेंट के थ्रू या किसी भी और तरीके से। एपीआई बेस्ड कीलॉगर, इसमें एपीआई का यूज़ करते हुए जो की स्ट्रोक्स हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है। कर्नल बेस्ड में ये ऑपरेटिंग लेवल पे, कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ये काम करते हैं। रिमोट कीलॉगर्स, ये कैप्चर्ड जो जो भी कीस्ट्रोक आपके सिस्टम ने कैप्चर किया है वो उसको अटैकर को भेज देते हैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए। सो दैट इज़ कॉल्ड रिमोट कीलॉगर्स, कि एक जगह कोई इंसान अपने सिस्टम को बैठ के एक्सेस कर रहा है और दूसरी जगह कोई बैठा हुआ इंसान उसको यूज़ कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रिमोट कीलॉगर्स। इनसे आपने आपको अब बचाओगे कैसे? एंटी मालवेयर सर्विसेज यूज़ करो, एंटीवायरस यूज़ करो अपने सिस्टम्स में। सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्चुअल कीबोर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप किसी भी फिजिकल की स्ट्रोक, फिजिकल की लॉगर के चांसेस को रिड्यूस कर पाओ। अननोन डाउनलोड आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो। फिजिकल सिक्योरिटी मेंटेन करो, अपने डिवाइसेस को चेक करो कि उसमें कुछ भी आपको सस्पिशियस तो नहीं दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर है। तो इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हो। फिर आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है बिना आपका कंसेंट लिए। ठीक, ये जस्ट लाइक एक वायरस जैसे मॉलवेयर होते हैं वैसे ही होते हैं। सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके मॉनिटर की सारी एक्टिविटी को सीक्रेटली स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख लेंगे अपने पास, और जब भी साइबर क्रिमिनल की जरूरत होगी वो इसको एक्सेस कर लेगा। ये साइलेंटली बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। आप ये व्हाई व्हाट स्पाईवेयर स्टील्स, जो स्पाईवेयर होते हैं वो क्या-क्या चीज़ें स्टील कर सकते हैं? आपकी लॉगिन डिटेल्स, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी सब कुछ, आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री, ठीक है? आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ट्रांज़ैक्शन डिटेल सब कुछ, और आपके सिस्टम डेटा कि आपके सिस्टम पे क्या-क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं, क्या फाइल्स हैं, कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं तो वो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इनके टाइप्स होते हैं एडवेयर, ये जो होते हैं अ, इसमें क्या करा जाता है, आपको अनवांटेड एड्स दिखाए जाते हैं अलग-अलग वेबसाइट से अलग-अलग जगह पे, जिससे वो ये पता लगा सकें कि आपका ब्राउज़िंग बिहेवियर क्या है। मतलब आप किस तरह की वेबसाइट्स को फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हो, आप क्या चीज़ देखते हो इंटरनेट पे, तो ये एडवेयर होते हैं जिसमें आपको अनवांटेड एड्स दिखाए जाते हैं। ट्रोजन स्पाईवेयर जो होता है, वो एक लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। वो ऐसे दिखाएगा कि वो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, पर वो है नहीं, और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। ट्रोजन भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। थर्ड, ट्रैकिंग कुकीज़। कुकिंग कुकीज़ जो होते हैं वो हर वेबसाइट पे होते हैं जिनको आप एक्सेप्ट ऑल कर देते हो बिना पढ़े। सो वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स अगर वो चाहें। ये भी एक तरीके का स्पाईवेयर ही होता है। इसीलिए आपको चेक करना चाहिए कि आप क्या-क्या कुकीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और परमिट कर रहे हो। सिस्टम मॉनिटर्स, ये आपके मतलब आपके मॉनिटर पे हो रही हर चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन यूसेज भी देख सकते हैं कि आप किस ऐप को कितने टाइम यूज़ करते हो, उस पे क्या करते हो। वो सब चीज़ें वो आपका रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैंकिंग स्पाईवेयर बेसिकली आपकी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है, जिसमें वो आपकी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख सकता है। आप अपने आप को इससे कैसे बचाओगे, प्रिवेंट कैसे करोगे? प्रिवेंशन क्या होता है? आप हमेशा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स ही डाउनलोड करोगे। जो भी आपके सिक्योर सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनका यूज़ करोगे। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को हमेशा अपडेटेड रख सकते हो। फ्रीवेयर जो होते हैं, जो आपको फ्री रिसोर्सेज़ मिलते हैं, फ्री सर्विसेज़ जहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हो बहुत सारी चीज़ें, उनसे बचोगे। फायरवॉल्स यूज़ करोगे और हमेशा रेगुलरली स्कैन करोगे कि आपके सिस्टम पे कोई भी गलत चीज़ तो नहीं चल रही है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो सस्पिशियस है। फिर आता है वायरस। कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जस्ट लाइक स्पाईवेयर, जो अपने आप को एक ओरिजिनल फाइल से अटैच करके चलता है। मतलब कोई भी आपकी फाइल है या कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, वो अपने आप को उससे अटैच कर लेगा और फिर वहाँ से वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके एग्ज़ीक्यूट करेगा। इसके क्या फीचर्स होते हैं? पहला कि इसको हमेशा एक होस्ट फाइल चाहिए होती है जिसके अंदर छुप के ये अपना काम करेगा। ये इंडिपेंडेंटली रन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को किसी डॉक्यूमेंट, किसी वेबसाइट, किसी प्रोग्राम, किसी एप्लीकेशन के थ्रू के साथ अटैच करेंगे और फिर काम करेंगे। एक्टिवेशन ऑन एग्जीक्यूशन, ये स्प्रेड करता है जब
आप इन्फेक्टेड फाइल को ओपन करते हो या रन कर लेते हो तो आपके सिस्टम में फैल जाता है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इज एट रिस्क। रेप्लिकेशन अपने आप की एक कॉपीज भी बना सकता है ताकि वो अदर बाकी फाइल्स में भी जाके अटैच हो जाए और उनको भी यू नो उनको भी इन्फेक्ट कर दे। फिर आता है स्टेल्थ, ये हमेशा नॉर्मल लुकिंग फाइल्स के अंदर छुपता है ताकि आपका उन पे ध्यान ना जाए। फॉर एग्जांपल देयर इज अ वायरस नोन एज आई लव यू वायरस जो 2000 में आया था। ये एक वायरस का नाम है, वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सो यस, ये एक वायरस था जो ईमेल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा फैला था, जिसमें ईमेल्स में आप कुछ अटैचमेंट्स भेजते थे और उनके थ्रू ये वायरस लोगों तक पहुँचता था। वो उन अटैचमेंट्स में आपको लव लेटर्स या कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते थे, उनके थ्रू ये बाकी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के फाइल्स में पहुँच गया था और बहुत ज़्यादा इसने क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टील करके साइबर क्रिमिनल्स को हेल्प करी थी। 2000 में बहुत फेमस हुआ था। तब बहुत चला था कि आई लव यू वायरस एक फैल रहा है। तो ये वो वायरस है। फिर आता है वर्म। वर्म बेसिकली एक स्टैंड अलोन मैलिशियस प्रोग्राम होता है। इसको कोई भी होस्ट फाइल नहीं चाहिए होती है। ये अपने आप ऑटोमैटिकली विदाउट एनी होस्ट फाइल अपने आप को पूरे नेटवर्क में फैला देता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक, इसमें और वायरस में इतना डिफरेंस है कि वायरस को एक होस्ट फाइल चाहिए अपने आप को काम करने के लिए, मतलब बिना होस्ट फाइल के वो काम नहीं कर सकता है और ये बिना होस्ट फाइल के भी काम कर सकता है, इजीली आपके नेटवर्क में स्प्रेड होके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को एट स्टेक रख सकता है। इसके फीचर्स स्टैंड अलोन है, इसको कोई होस्ट नहीं चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को बहुत मल्टीप्लाई कर सकता है, इजीली बढ़ा सकता है नंबर में। रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, सिस्टम्स को ओवरलोड कर सकता है और आपकी सिस्टम क्रैश हो सकता है और स्लो डाउन हो सकते हैं। पोटेंशियल पेलोड, आपके डेटा को ये स्टील कर सकता है और सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसका एग्जांपल है कॉन्फ़िगर वर्म, ये 2008 में बहुत ज़्यादा फैला था, जिसकी वज़ह से बहुत सारे सिस्टम्स और कंप्यूटर्स डिसेबल हो गए थे, उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज़ डिसेबल हो गई थी, वो चाह के भी अपने सर्विसेज़ को सिक्योर नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है ट्रोजन हॉर्सेस एंड बैकडोर्स। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो ऐसा लगता है कि वो रियल सॉफ्टवेयर है, वो रियल नहीं होता है, वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, व्हिच अपीयर्स टू बी लेजिटिमेट बट इट इज़ नॉट। वो यूज़र को ऐसे, मतलब यूज़र उसको देखेगा जब उसे ऐसे लगेगा कि ये रियल सॉफ्टवेयर है, कुछ जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, वो उसको डाउनलोड कर लेगा, सपोज़िंग कि इट इज़ जेन्युइन, बट वो जेन्युइन होगा नहीं। वो डाउनलोड होने के बाद आपके सारे सिस्टम पे हार्मफुल एक्शंस करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करेगा, बैकडोर्स क्रिएट करेगा, आपके सिस्टम को डैमेज करेगा, ओवरलोड करेगा। इसके टाइप्स क्या होते हैं? बैकडोर ट्रोजन्स, ये हिडन एक्सेस पॉइंट्स को इंस्टॉल करते हैं अटैकर्स के लिए। बैंकिंग ट्रोजन्स आपकी ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स को चुराते हैं। डाउनलोडर ट्रोजन्स जो होते हैं वो बाकी मॉलवेयर को डाउनलोड करने में हेल्प करते हैं। ये बाकी मॉलवेयर्स को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं आपके सिस्टम्स में। स्पाई ट्रोजन्स जो होते हैं वो आपकी यूज़र एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं और वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। रैनसम ट्रोजन्स जो होते हैं ये एन्क्रिप्ट करते हैं फाइल्स को और रैनसम माँगते हैं उनके बदले। मतलब आपकी कोई सीक्रेट फाइल है, उसको ये डिक्रिप्ट कर लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन को पता लगा लेंगे और उसके थ्रू जो साइबर क्रिमिनल है वो आपसे कुछ पैसे माँग सकते हैं कि आपको अगर ये अपनी डिटेल्स डिलीट करवानी है या फिर आप चाहते हो कि डिटेल मैं कहीं ना पहुँचाऊँ, तो वो उसके लिए आपसे पैसे माँग सकते हैं। फेक एप्लीकेशन तो आपको पता ही है कि वो फेक एप्लीकेशन की तरह बनते हैं, वो गेम के फॉर्म में हो सकता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या किसी भी और एप्लीकेशन की तरह लगेंगे, पर वो रियल नहीं होंगे, वो ट्रोजन्स होंगे। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो? डाउनलोड करो अपनी सारी सर्विसेज़ को ट्रस्टेड सोर्सेज़ से, एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हो आप, मालवेयर का यूज़ कर सकते हो, अपने सिस्टम्स को अपडेटेड रख सकते हो, फायरवॉल्स का यूज़ कर सकते हो और हमेशा अवेयर रह सकते हो कि क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, हमें अपने आप को किस चीज़ से बचाना है और क्या-क्या वायरसेस चल रहे हैं, आप उनसे अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो। बैकडोर क्या होता है? बैकडोर एक हिडन मेथड होता है जिसमें आप जो भी आपकी नॉर्मल ऑथेंटिकेशन है, चाहे वो आपके पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन हो, आपके फेशियल ऑथेंटिकेशन हो या आपकी वॉइस ऑथेंटिकेशन हो, आप उसको बायपास करते हो और आप एक सिस्टम को ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड बैकडोर। इट इज़ अ हिडन मेथड व्हिच यू बेसिकली यूज़ टू बायपास ऑल द नॉर्मल ऑथेंटिकेशन, ताकि आप रिमोट एक्सेस ले पाओ उस सिस्टम की। ठीक, अटैकर्स इन बैकडोर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें, उसके डेटा को स्टील कर सकें किसी और जगह बैठे हुए। इसके टाइप रिमोट बैकडोर्स जो बेसिकली अलाउ करते हैं अटैकर्स को सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कहीं भी बैठे हुए ओवर द इंटरनेट। रूटकिट बैकडोर्स, ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छुपे होते हैं जिनसे कि आप इसे पहचान भी नहीं पाओगे कभी और फिर वहाँ से वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यू नो दे पुट इट एट रिस्क। फिर आता है एप्लीकेशन बैकडोर्स। एप्लीकेशन बैकडोर्स जो होते हैं वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स, जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स में इंसर्ट करे जाते हैं ताकि सिक्योरिटी को वो बायपास कर सकें। फिर आते हैं हार्डवेयर बैकडोर्स, ये बेसिकली डिवाइसेस में ही डाल दिए जाते हैं और इनको डिवाइसेस के साथ ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और फिर आपके इन्फॉर्मेशन को रिस्क पे रख देंगे ये। एग्जाम्पल बैक ऑफिस, ये एक फेमस बैकडोर टूल है जो कि रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है विंडोज सिस्टम का।
इसको बचाओगे कैसे अपने आप को, प्रिवेंशन क्या है इससे? रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स करो, और कोई भी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि आपके मॉनिटर पे कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक, फिर आता है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। सिस्टम को रेगुलरली स्कैन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फिर आता है लिमिट एडमिन प्रिविलेजेस, आप अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को मत दो, और अगर आप दे भी रहे हो तो आप उसको लिमिट करो। देन कम्स स्टिगैनोग्राफी। स्टिगैनोग्राफी बेसिकली एक टेक्नीक होती है, जिसमें आप क्या करते हो कि आपके पास सपोज़ एक फाइल है, एबीसी फाइल है। आप उसमें कुछ सीक्रेट डेटा हाइड कर दोगे, ताकि वो सीक्रेट डेटा कभी किसी को पता ना लगे। ठीक है? आप सपोज़ आपने एक फाइल बनाई हुई है, किसी भी नाम से बनाई हुई है, आपने एबीसी फाइल। अब कोई भी आपको आपके आपके पास कोई भी एक ऐसा डेटा है, जो बहुत सीक्रेटिव है, तो आप उस सीक्रेट डेटा को एक दूसरी फाइल के अंदर हाइड कर दोगे, ताकि उसकी एक्ज़िस्टेंस कभी किसी को पता ही ना चले। ओके, इसकी वजह से जो आपका डेटा है वो इनविजिबल हो जाएगा, और ऑर्डिनरी फाइल्स के अंदर छुपा रहेगा। तो ये काम कैसे करती है? सबसे पहले इसमें एक आप फाइल चूज करते हैं, जो एक कवर की तरह काम करेगी, जिसके अंदर आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को छुपाएंगे। फिर आप उस डेटा को, उसमें इन्फॉर्मेशन को एम्बेड करेंगे, उसमें छुपा देंगे एल्गोरिदम्स का यूज करते हुए। ठीक, फिर आप वो जो फ़ाइल है, वो आप भेज दोगे आउटसाइडर्स को। आप या कोई भी साइबर क्रिमिनल उसको आउटसाइडर्स को भेज देगा, और वहाँ से वो आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को रिट्रीव कर सकते हैं, जिनका वो बाद में दे कैन यूज़ इट फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं? इमेज स्टिग्नोग्राफी होती है, जिसमें आप डेटा को इमेज पिक्सेल्स की फॉर्म में हाइड करते हैं। ऑडियो स्टिग्नोग्राफी होती है, जिसमें ऑडियो की फॉर्म में सीक्रेट डेटा एम्बेड करा जाता है। वीडियो स्टेनोग्राफी में वीडियो के अंदर डेटा स्टील करा, मतलब हाइड किया जाता है। टेक्स्ट में आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट फाइल्स में एम्बेडेड होता है, और नेटवर्क में आपका जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें आपके डेटा को हाइड कर दिया जाता है। ये बेसिकली कोवर्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट इज स्टेनोग्राफी। ये बहुत ही कॉमनली यूज होती है साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू। फिर आते हैं डॉस और डबल डॉस अटैक। सो डॉस इज डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये हमने यूनिट 1 में कवर किया था। इसमें बेसिकली आप एक ट्रैफिक क्रिएट करते हो किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी सर्विस पे, ताकि वो वेबसाइट या वो सर्विस टेम्पररीली ऑफलाइन हो जाए, या वो अनअवेलेबल हो जाए टेम्पररीली। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसको अमेजोन से कुछ सामान मंगाना है। एक साइबर क्रिमिनल, एक हैकर अमेजोन की वेबसाइट पे मतलब इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजेगा, इतना सारा ट्रैफिक उस पे क्रिएट कर देगा, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा इतनी मल्टीपल टाइम्स, कि वहाँ पे ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा, और वेबसाइट कुछ देर के लिए क्रैश हो जाएगी या बंद हो जाएगी, या सर्वर डाउन दिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डॉस अटैक। फिर क्योंकि वो वेबसाइट डाउन है, तो जो भी कस्टमर्स अमेजोन के थे वो फ्लिपकार्ट पे चले जाएंगे, जिन्हें कुछ अर्जेंटली चाहिए था। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स जो होती हैं, वो करवाती हैं दूसरी वेबसाइट के लिए जो उनके कॉम्पिटिशन में है, ताकि उसकी सर्विसेज अनअवेलेबल हो और बाकी कस्टमर्स उनकी वेबसाइट पर शिफ्ट हो जाएं। सो दिस इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे आप सर्विसेज डिनाई कर देते हो, वो वेबसाइट सर्विसेज डिनाई कर देती है। तो इसके फीचर क्या होते हैं? सिंगल सोर्स अटैक हमेशा एक ही सिस्टम से होता है। आपके सीपीयू, मेमोरी, इन सबको वो ओवरलोड कर देता है। आपकी सर्विस डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब आप उस सिस्टम या उस वेबसाइट या उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसका इम्पैक्ट परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है, और इसको ट्रेस करना भी ईजी होता है। एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी के सर्वर को फ्लड कर दिया, उस पे मल्टीपल रिक्वेस्ट बनाते हुए, जब तक आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी, तब तक वो क्रैश नहीं हो गया। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट यू से डिनायल ऑफ सर्विसेज। एंड ये दो टॉपिक, पिंग ऑफ डेथ और एसओएन फ्लड अटैक, ये आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है। जिसमें पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है, आप ओवरसाइज्ड पैकेट भेजते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन का आप ओवरसाइज पैकेट भेजते हो क्रैश्ड सिस्टम्स को, और फ्लड अटैक में आप उस सर्वर को ओवरलोड कर देते हो टीसीपी कनेक्शंस को बनाते हो। ये आपके सिस्टम, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये थोड़ा आपको समझाना मुश्किल है, बट आप इसको छोड़ सकते हो। फिर आता है DDoS, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक, या डबल DOS बोलते हैं इसे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जो होती है, उसमें आप मल्टीपल इन्फेक्टेड सिस्टम्स को यूज करते हो, ताकि आप एक साथ मल्टीपल सिस्टम से किसी एक वेबसाइट पे ट्रैफिक क्रिएट कर सको, ताकि आप उस वेबसाइट को इनएक्सेसिबल बना पाओ। सो इन दिस यू यूज मल्टीपल इन्फेक्टेड सिस्टम्स टू क्रिएट अ ट्रैफिक ऑन अ वेबसाइट और ऑन अ सर्विस दैट विल मेक इट इनएक्सेसिबल फॉर सम टाइम। इसके फीचर, इसमें मल्टीपल सोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से आप ट्रैफिक क्रिएट करते हो। देन कम्स हार्डर टू डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। मैसिव स्केल, ये लार्ज वेबसाइट्स को या नेटवर्क्स को इजीली क्रैश कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट भी सीवियर होता है।
फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट क्रैशिंग ड्यूरिंग एन ऑनलाइन सेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था। आपने एक मूवी देखी होगी या वेब सीरीज थी फिजिक्स वाला, जिसमें फिजिक्स वाला में दिखाया कि जो अलक पांडे होता है वो एक वेबसाइट बनवाता है अपनी, और वहाँ पे वो यूज जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी पहली डेमो क्लास देने वाला होता है, पर क्योंकि इतने सारे बच्चे आ जाते हैं, इतने सारे बच्चे ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं उस वेबसाइट पे कि उसकी पहली वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक। So the next thing that comes is SQL injection. SQL injection basically SQL एक लैंग्वेज होती है, एक क्वेरी लिखने की लैंग्वेज होती है जिसको आप बेसिकली डेटाबेसेस के लिए यूज करते हो। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको एसक्यूएल के बारे में अगर पता है तो आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। अदरवाइज अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता है तो भी थोड़ा बहुत मैं ओवरऑल आइडिया दे दूंगी। अब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, उसको आप एक डेटाबेस में रखते हो। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखी जाती है। ठीक, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको एक डेटाबेस में स्टोर करते हो, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड वे में। अब वहाँ से उस डेटाबेस से अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, कुछ भी रिट्रीव करनी है इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आप कुछ कोड लिखते हो या आप कुछ क्वेरी लिखते हो, और उस क्वेरी को लिखने की भाषा या उस कोड को लिखने की भाषा जो होती है, वो एसक्यूएल होती है। बहुत सारी लैंग्वेजेज़ होती है, पर उसमें से एक होती है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, एक साइबर अटैकर जो होता है, वो आपकी जो इनपुट फील्ड है, सपोज आपके पास दो इनपुट फील्ड है, एक हो गई यूजर नेम की अ, और एक हो गई पासवर्ड की फील्ड। अगर आप किसी का यूजर नेम या पासवर्ड एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास दो फील्ड है, इनपुट फील्ड जहाँ पे आप डेटा डालोगे, जो कि आपकी यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी हो सकती है। अब जो साइबर अटैकर है उस इनपुट फील्ड में कुछ क्वेरीज लिखेगा। अब वो जो भी क्वेरी लिखेगा उसके हिसाब से वो क्वेरी, मतलब जो भी वो क्वेरी लिखेगा, वो जाके उस डेटाबेस में सेव हो जाएगी कि हाँ, उस साइबर अटैकर ने ये क्वेरी लिखी और वो ये क्वेरी उस डेटाबेस में सेव कर देगा। अब जब भी कोई दूसरा इंसान, जब भी आप उस पे इंफॉर्मेशन जाके डालोगे, सपोज आपने यूजर नेम और लॉगिन के आप दो फील्ड ले लो, दो फील्ड है, एक हो गया यूजर नेम, एक हो गया लॉगिन, मतलब पासवर्ड। ठीक। अब आप अपने सोशल मीडिया को यूज यूज कर रहे हो, आपने अपना यूजर नेम डाला, अपना पासवर्ड डाला, तो हो सकता है साइबर एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, हो सकता है कि जो साइबर अटैकर है उसने यूजर नेम में एक क्वेरी लिख दी हो, जिसका ये मतलब हो, वो उस क्वेरी को लिखने का तरीका अलग होता है, वो बहुत टेक्निकल चीज है, वो आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको एसक्यूएल आता है। मैं उतनी डिटेल में जाऊंगी भी नहीं, बस मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि यूजर नेम फील्ड में उसने एक क्वेरी लिखी कि जो भी डेटा यहाँ पे वो जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर्ड होगा, आप उसको डेटाबेस में लिख दो, आप उसको डेटाबेस में सेव कर दो। और उसने पासवर्ड में भी ऐसी कुछ क्वेरी लिखी, जो कि जो भी पासवर्ड यहाँ पे डाला जाएगा, आप उसे डेटाबेस में सेव कर लो। तो जब आप यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम डालोगे और जब आप पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालोगे, तो वो जो भी आप उसमें इन्फॉर्मेशन डालोगे, वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, और वहाँ से जो साइबर अटैकर है, उसको एक्सेस कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पे आप एसक्यूएल क्वेरीज़ को यूज़ करके इंजेक्ट करते हो कोई भी तरीके का मैलिशियस इनपुट अपने उस डेटाबेस में, ताकि आप उस डेटाबेस से उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर पाओ, उसको एक्सेस ले पाओ उसकी, और उसको आप यूज़ कर पाओ अपने किसी भी तरीके से, आप उस इन्फॉर्मेशन को चुरा सको। सो अगर आपको लिखना हो सिंपल लैंग्वेज में, एसक्यूएल इंजेक्शन का एक साइबर अटैकिंग टेक्नीक है, जिसमें अटैकर एसक्यूएल क्वेरीज डालता है इनपुट फील्ड में, जहाँ से वो उस डेटा को मैनिपुलेट या स्टील कर सकता है। दिस इज़ बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। अब ये काम कैसे करता है? मैंने बताया कि इनपुट फील्ड में आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे, वहाँ पे अटैकर ऑलरेडी कोई क्यू कोड लिख के बैठा होगा, आपने इन्फॉर्मेशन डाली, वो जाके स्टोर हो गई। फिर एप्लीकेशन उसको वैलिडेट करेगी और डेटाबेस में जो भी क्वेरी थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करके साइबर अटैकर्स जो होते हैं, वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एसक्यूएल में आपका क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। क्लासिक एसक्यूएल इंजेक्शन में आप डायरेक्टली कोई भी, जो भी साइबर अटैकर है, वो आपकी कोई भी क्वेरी इंसर्ट कर देगा इनपुट फील्ड में, जो जनरली यूज होता है। फिर आता है ब्लाइंड एसक्यूएल। ब्लाइंड एसक्यूएल में ब्लाइंड एसक्यूएल कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो डेटाबेस होता है वो डायरेक्टली एरर नहीं दिखाता, पर जो अटैकर है, वो जो भी एरर आया है या जो भी रिजल्ट आया है आपकी स्क्रीन पे, उसको यूज करके आपका इनपुट या आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को गेस करता है ट्रू या फॉल्स तरीके से। ठीक। फिर आता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसमें एरर मैसेजेस को जो होता है, जो अटैकर होता है, उसको एक्सप्लॉइट करके आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है। फिर आता है यूनियन बेस्ड एक क्या कहते हैं, यूनियन एक फंक्शन होता है एसक्यूएल में, जिसमें आप कोई दो चीज़ों को कंबाइन करते हो। तो इसमें हो सकता है कि जो इंजेक्शन, मतलब जो भी इंजेक्टर है, सब साइबर अटैकर है, वो कोई भी मैलिशियस क्वेरी को कंबाइन करवा लेगा किसी और फील्ड के साथ, जिससे वो आपके डेटा को एक्सेस कर पाए। फिर आता है बूलियन बेस्ड में वो क्वेरीज भेजता रहता है, ट्रू या फॉल्स के तरीके से उसको रिटर्न मिलता रहता है, वहां से वो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। टाइम बेस्ड एसक्यूएल,
जिसमें वो डिलेज का यूज़ करता है और देखता है कि एक क्वेरी ट्रू या फॉल्स आती है। अगर ट्रू आ गई तो वो उस इन्फॉर्मेशन को एज़ इट इज़ यूज़ कर लेगा, फॉल्स आ गई तो वो समझ जाएगा कि ये एरर है, मतलब ये सच ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से वो गेस कर सकता है। तो ये बेसिकली थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता तो आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा, पर आप इसका बेसिक आइडिया ले सकते हो। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, आपका डेटा चोरी हो जाता है, आपके डेटा को मॉडिफाई कर देता है, वो जिस तरीके से वो चाहेगा ऑल्टर कर देगा। आपके सिस्टम पूरा आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। बफर ओवरफ्लो एक वल्नरेबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ पे जो डेटा होता है वो एलोकेटेड मेमोरी को एक्सीड कर देता है। अब क्या होता है कि ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है बफर। ठीक, बफर में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम रन करना है, तो उसको रन करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस दी जाती है। ठीक? अगर आपको ए प्लस बी का कुछ प्रोग्राम लिखना है, तो उस ए प्लस बी के प्रोग्राम को लिखने के लिए एक स्पेस दी जाती है उस सिस्टम के अंदर। सो एक मेमोरी, एक स्पेस दी जाती है जहाँ जिसके थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो होता है बफर। बफर ओवरफ्लो में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है, ठीक? उसमें जो भी आपको एलोकेटेड मेमोरी थी, उसको ओवरफ्लो कर देते हैं साइबर अटैकर्स, उसका साइज़ छोटा करके या उसके साइज़ में कुछ भी चेंज करके, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। तो ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो। ओके, पर आप इसका बेसिक आइडिया ले सकते हो कि इट इज़ अ वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर, मतलब ये सॉफ्टवेयर में एक कमी है जहाँ पे इनपुट डेटा, जो भी आपने डेटा डाला है, वो एक्सीड कर जाता है। जितनी मेमोरी आपको दी थी, जितनी मेमोरी का आपके पास बफर साइज़ की मेमोरी जितनी थी आपके पास मेमोरी का साइज़, उससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, आपने इंसर्ट कर दी, आपने इनपुट कर दी, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बिहेवियर हो गया सिस्टम का या कुछ ऐसा एरर आ गया जो नहीं आना चाहिए था। सो दैट इज़ कॉल्ड बफर ओवरफ्लो। बफर मीन्स स्पेस, और जब वो ओवरफ्लो हो जाए दैट इज़ कॉल्ड बफर ओवरफ्लो। इसके टाइप्स होते हैं स्टैक बेस्ड और हीप बेस्ड और इंटीजर और फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये सब डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आप इजीली समझ पाओगे। स्टैक बेस्ड बफर में स्टैक के तरीके से आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है। हीप बेस्ड में आप हीप के तरीके से अपने डेटा को स्टोर करते हो। और इसमें डायनामिकली मेमोरी 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 एलोकेट होती है, जैसे आपको पता होगा अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो। इंटीजर ओवरफ्लो में इंटीजर कैलकुलेशन एक्सीड करती हैं, बफर साइज सेम रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी ओवरफ्लो होता है और आपकी इन्फॉर्मेशन इज एट स्टेक। फॉर्मेट स्ट्रिंग एक्सप्लॉइट, इसमें अटैकर्स इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग्स की, मतलब प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसी कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, उनको वो इम्प्रॉपरली, उनको वो गलत तरीके से यूज करके आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों टॉपिक एसक्यूएल इंजेक्शन और बफर ओवरफ्लो थोड़े टेक्निकल थे। इन केस अगर आपको नहीं आता है डेटा स्ट्रक्चर या आपको नहीं आता है एसक्यूएल, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, पर आप इसका ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा बफर ओवरफ्लो का, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आपकी जो एडमिन लेवल एक्सेस है, वो कोई भी साइबर अटैकर ले सकता है। डेटा करप्ट हो सकता है। आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें मैलिशियस कोड कोई भी अटैकर डाल सकता है और हार्मफुल इंस्ट्रक्शन रन कर सकता है। इसका एग्जांपल मॉरिस वर्म था एक, और एक होता है कोड रेड वर्म। ये 2 तरीके के वर्म्स हैं, 2 तरीके के बफर ओवरफ्लो के केसेस हैं। इसको आप कैसे बचा सकते हो? आप चेक करो कि इनपुट डेटा आपने डाला है वो बफर साइज़ से छोटा हो या उसके बराबर हो, उससे ज़्यादा ना हो। आप चेक कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम है, जो पैच सॉफ्टवेयर्स हैं, वो रेगुलरली अपडेटेड हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम मिलती है तो आप उसको वैलिडेट करो, उसको सैनिटाइज़ करो। फिर आता है अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क्स। अब वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं? वाई-फाई जैसी चीज़ें, इनको बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क, जिसमें कोई वायर इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली हम हर जगह यूज़ करते हैं, अपने घर में, बाहर, ऑफ़िस, हर जगह वायरलेस नेटवर्क्स यूज़ होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इन वायरलेस नेटवर्क्स का यूज़ करके डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं, बेसिकली पब्लिक वाई-फाई। अब पहला होता है, क्या-क्या अटैक्स हो सकते हैं? वाई-फाई ईव्सड्रॉपिंग। वाई-फाई ईव्सड्रॉपिंग में क्या होता है? अटैकर्स जो होते हैं, वो जो भी आपने वाई-फाई के थ्रू कम्युनिकेशन करी, जो भी आपने वाई-फाई के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजी, इन्फॉर्मेशन ली, वाई-फाई पे जो भी आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो, वो सीक्रेटली उसको मॉनिटर करते हैं और वहाँ से आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं। जैसे कि आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपके ईमेल्स, आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री, तो इसे बोलते हैं वाई-फाई ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब निगरानी रखनी, किसी और के घर में ताक-झाँक करनी, सो दैट इज़ कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग, तो वहाँ से ये शब्द आया है। तो येस, अटैकर्स आपके पब्लिक वाई-फाई पे हो रही हर कम्युनिकेशन को सीक्रेटली मॉनिटर करते हैं, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं। फिर आता है इविल ट्विन अटैक। इसमें क्रिमिनल्स जो होते हैं फेक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स बनाते हैं, एक ऐसे नाम के साथ जो ओरिजिनल लगता है, पर ओरिजिनल होता नहीं है, और उसके थ्रू वो आपके पूरे ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और स्टील कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेक एयरपोर्ट फ्री वाई-फाई। ऐसा कुछ आपको, आप किसी एयरपोर्ट पे हो, वहाँ पे आपको अपने वाई-फाई ओपन किया तो आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिखे, क्या-क्या नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे एक नेटवर्क अवेलेबल है,
एयरपोर्ट फ्री वाईफाई, वो जो एयरपोर्ट फ्री वाईफाई है वो ओरिजिनल नहीं है, वो किसी क्रिमिनल ने सेटअप करा हुआ है और आप उस पर क्लिक करोगे वो ज़्यादातर फ्री होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे आपके डिवाइस से और फिर आप जो भी अपने डेटा पे करोगे अपने सिस्टम के अंदर वो उसको स्टोर कर लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड इविल इविल ट्विन अटैक। मैन इन द मिडल अटैक, जिसमें अटैकर्स जो भी दो पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है किसी वाईफाई के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और वहां से उसे ऑल्टर कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं अपने लिए। तो दैट इज कॉल्ड मैन इन द मिडल। वो मैन इन द मिडल की तरह काम करते हैं, दो पार्टीज के बीच में हो रही बातों को स्टील कर लेते हैं। पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग जो होती है, इसमें आप कुछ ऐसे टूल्स यूज करते हो जिससे आप डेटा को कैप्चर कर सको और उसको एनालाइज कर सको जो भी वाईफाई पर ट्रांसफर हुआ है। यहाँ से आप यूजर नेम, पासवर्ड, बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी पता लगा सकते हो। ठीक, इसका एग्जांपल है वायर शार्क नाम का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसको आप यूज कर सकते हो पब्लिक वाईफाई पे, ताकि आप वहां पे हो रही हर चीज का पता लगा पाओ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी थेफ्ट। आईडी थेफ्ट का मतलब होता है जो आपकी आइडेंटिटी है उसको आपकी बिना परमिशन के कोई यूज कर रहा है, विदाउट योर कंसेंट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई यूज कर रहा है और आप बन के कुछ एक्शन कर रहा है जो आपने नहीं किए। ठीक, क्रिमिनल्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब चीजें स्टील कर लेते हैं और इनके थ्रू इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। अब जिसके नाम पे वो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो फंसेगा, उसकी आइडेंटिटी उन्होंने चोरी कर लिया और उसके थ्रू अपना कोई भी अटैक कर लिया। सो आधार कार्ड, पैन कार्ड स्टील होते हैं, बैंक डिटेल स्टील कर सकते हैं, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को यूज करके कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं और फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, इन सब चीजों का। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें क्रिमिनल आपके बैंक डिटेल्स को स्टील कर लेते हैं, चाहे वो वहां से पैसे निकाल लें, कुछ भी चीज खरीद लें। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर आता है मेडिकल आईडी थेफ्ट। मेडिकल में क्या होता है? आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स को वो यूज कर सकते हैं, या तो वो आपका इंश्योरेंस ले लेंगे उसको यूज करके, या आप किसी और को फ्री ट्रीटमेंट दिला देंगे आपका आइडेंटिटी यूज करके। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप ओरिजिनल जो यूजर है वो एक्सेस कर रहा है अपनी सारे इंश्योरेंस को, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि कोई और इंसान आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज करके कर रहा है। ठीक, फिर आता है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे क्रिमिनल किसी और इंसान की आइडेंटिटी को यूज करते हैं क्राइम्स करने के लिए। फिर वहां पे जो भी आपकी आईडी यूज हुई है, अगर वहां पे कुछ आपकी आईडी मिल गई किसी को तो आप फंसोगे, क्रिमिनल जो अटैकर था वो नहीं। सोशल मीडिया थेफ्ट, इसमें फेक अकाउंट बनाते हैं, वो आपकी फोटोज और डिटेल्स को यूज करते हुए और लोगों को इम्पर्सनेटली स्कैम करते हैं, मतलब आप बन के स्कैम करते हैं। अब ये ऐसा करते कैसे हैं? आपकी आइडेंटिटी चुरा कैसे सकते हैं? पहला, फिशिंग, फेक ईमेल्स या एसएमएस के थ्रू। दूसरा, डेटा ब्रीचेस, कंपनी के डेटाबेसेस में घुस के उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। सोशल इंजीनियरिंग, आपको मैनिपुलेट करके आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। स्किमिंग, आपकी आ, जो हिडन डिवाइसेस होते हैं एटीएम और पीओएस मशीन्स पे, वहां से डेटा कॉपी करना। मॉलवेयर, आपके डिवाइसेस में मॉलवेयर इंस्टॉल करके वहां से इन्फॉर्मेशन चुरा लेना, या सोशल मीडिया से आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेना, या फिर डंपस्टर डिविंग। डंपस्टर डिविंग क्या होती है? आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे वो आपने कहीं डंप कर दिया, आपने कहीं फेंक दिए, तो वहां से वो उस डॉक्यूमेंट को चुरा लेंगे और फिर आपका डेटा यूज कर लेंगे। इसलिए बोलते हैं आपके जो भी बैंक के कागज हैं, जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फाड़ो या फिर उनको जला दो। ऐसे फेंको मत, क्योंकि डंपस्टर डाइविंग होती है, वहां वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा के आपका डेटा स्टील, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी आईडी को स्टील कर लेंगे और वहां से उसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आप पासवर्ड्स यूज करो स्ट्रॉन्ग, ताकि ऑनलाइन आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो पाए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना लिमिट करो, किसी के साथ शेयर मत करो। ये चेक करते रहो कि आपकी डायरेक्टली रेगुलरली चेक करते रहो आपके बैंक अकाउंट, आपके बैंक स्टेटमेंट्स। आपके सॉफ्टवेयर्स को आप अपडेटेड रख सकते हो, सिक्योर कनेक्शंस यूज कर सकते हो, पब्लिक वाईफाई का यूज नहीं करना चाहिए। श्रेड डॉक्यूमेंट्स, सेंसिटिव पेपर्स को श्रेड कर दो या उनको जला दो, डिस्कार्ड करने से पहले फेंको मत ऐसे ही। और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज यूनिट। इसमें कुछ टेक्निकल चीजें थी जो हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आई हो, बट आप एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हो। जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना इजीली आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड यस, इन केस अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।